तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक हमने 8 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। और जो 8 लेक्चर था हमारा दैट इज अबाउट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट। और आज हम लेके आए लेक्चर नंबर 9 और आज हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मूव करता है तो सेकेंड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो nth ऑर्बिट की एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मेरा नाम है हरीश कुमार और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आप देख रहे हैं PCB2M डिकेड चैनल। आए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, हमारे पास ये एटम है और इस एटम के अराउंड ये सर्कुलर पाथ जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब इस एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताएं, यानी कि मुझे आप बताएं E1 कितना होगा, तो E1 जो है स्टूडेंट दैट इज -13 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आए, E2 एनर्जी कितनी होगी सेकेंड ऑर्बिट वाली एनर्जी, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए सेकेंड शेल के लिए E2 एनर्जी होगी दैट इज -328.25 किलो जूल पर मोल। अब ये एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें आज देखना है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, what is energy of electron? The energy of electron is a sum of kinetic energy and potential energy। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएं तो आप कहेंगे सर इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें और इन दोनों को सम अप कर लें तो आपको मिल जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। तो यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज total energy of electron is a sum of kinetic energy and plus में potential energy। ठीक है, तो आप पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी और दोनों को सम अप कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम काइनेटिक एनर्जी पे बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब स्टूडेंट्स हम बोहर मॉडल पढ़ के आए हैं। बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल और बोहर्स इक्वेशन, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बोहर्स इक्वेशन। बोर ने एक बात बताई थी कि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है और इसको रिवॉल्व करवाने वाली एक फोर्स होती है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो रिवॉल्व करवाने वाली जो फोर्स है उसे हमने नाम दिया था सेंट्रीपिटल, जो ऑब्जेक्ट को या किसी इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और एक दूसरी फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन को अवे फ्रॉम दी सेंटर लेके जाती है, जिसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, जब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अपोजिट इन डायरेक्शन में हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए क्या हो, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इक्वल टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम माइनस साइन लिखते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पर किसकी वजह से आ रही है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स होती है जिसे हम कूलम्बिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है, ये हम लेक्चर नंबर 8 में मैं कंप्लीट बता चुका हूं। तो आप पहले एक लेक्चर नंबर 8 सुन लें तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम करती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो इस फोर्स के बदले हम ये फार्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स का, जो हम पढ़ के आए हैं, दैट इज Z E²
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इक्वल टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर और आर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, देयरफॉर एम वी स्क्वायर बराबर है, ये एम वी स्क्वायर जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ठीक है। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी में एम वी स्क्वायर के बदले हम क्या कर देंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। स्टूडेंट देखें, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल टू ये हाफ, और ये एम वी स्क्वायर के बदले ये वाला फार्मूला लिख लेंगे, दैट इज जेड ई स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्टूडेंट्स आर, ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई करके हम ये भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक ही चीज़ है, दैट इज के जेड ई स्क्वायर और ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो गए 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो गई, अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद दोनों को सम अप कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फाइंड करते हैं। फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम आम फिजिक्स में इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे तो यानी कि एनर्जी है, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है। स्टूडेंट देखना कि सपोज करें हमारे पास ये रहा न्यूक्लियस, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, और ये फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस इसे हम कहते हैं आर डिस्टेंस, और सपोज करो अब हमारे पास ये यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज, हमें पता। अब यहाँ से सपोज करो इलेक्ट्रॉन हमारा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, यानी कि r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो इन्फिनिटी पे, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से दूर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि एटम से बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को r डिस्टेंस पे लेके आने के लिए हम जितना वर्क करेंगे ना, उस वर्क को कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, इट इज अ वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज अ नथिंग, इट इज अ वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि इन्फिनिटी डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन को लेके आने में जितना वर्क होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन W, ठीक है, और इस वर्क का फार्मूला हमें पता है, दैट इज F और D। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए कि हम अगेंस्ट दी यानी कि फील्ड वर्क कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आएगी, ठीक हो गया। अब देखें तो पोटेंशियल एनर्जी और ये फोर्स कौन सी है, दैट फोर्स इज बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन द नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हमारे पास d है, या फिर आप इसको r करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, d डिस्टेंस होता है, r भी यानी कि डिस्टेंस, ये रेडियस, ये यहां पर हमारे पास ये r और ये r स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर और स्टूडेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ये आ गई पोटेंशियल। अब दोनों एनर्जीज हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो अब देखें टोटल एनर्जी के लिए
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ई से लिख रहा हूँ, दैट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, ये रही काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जेड ई स्क्वायर अपान में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये प्लस है और ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, तो प्लस प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस, तो यहाँ पर मैं माइनस ही लिखते रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ठीक है, तो इसको अब हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज माइनस जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास। अब लास्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं रेडियस का फार्मूला आर। ठीक है, एट में हमारा रेडियस के बारे में, तो रेडियस का जो फार्मूला है दैट इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर एम और पाई। ठीक है, दिस इज अ फार्मूला ऑफ रेडियस। तो बस अब यहाँ पर आर की जगह पे हम क्या कर लेंगे, रेडियस का फार्मूला पुट कर लेंगे और हमें मिल जाएगी एनर्जी की डेरिवेशन, एनर्जी का फार्मूला। तो किस तरीके से होगा स्टूडेंट, अब देखें मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ उसमें ताकि समझ में आए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर के बदले आर का फार्मूला, देखें एनर्जी की क्या डेरिवेशन आ गई हमारे पास, दैट इज ये वाली सेम इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो माइनस जेड ई स्क्वायर और अपान में स्टूडेंट्स हमारे पास है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। अब इस आर के बदले स्टूडेंट्स, इस आर के बदले ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक हो गया, तो हमारे पास एनर्जी की जो डेरिवेशन बन जाएगी दैट इज माइनस जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर के बदले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और अपान में क्या है स्टूडेंट, दैट इज जेड ई स्क्वायर और पाई एम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाली टर्म है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आ जाएगी बस सिंपली, दैट इज माइनस जेड ई स्क्वायर और ये वाला भी जेड ई स्क्वायर पाई और एम, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे सारी टर्म रह जाएगी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पाई और पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जेड ई स्क्वायर और जेड ई स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ई पावर 4 और एम ऊपर हमारे पास, और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन कहो आर फार्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब आप जाएं तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसी को हाइड्रोजन एटम के लिए लूं, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हमें पता है स्टूडेंट हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो Z की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक हो गया, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं इसको लूँ तो हमारे पास ये जो Z स्क्वायर है एटॉमिक नंबर दैट इज कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट स्टूडेंट, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैं आपको बता के आया हूँ, और एच स्क्वायर भी कांस्टेंट है और ये एन स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ये जो इतनी टर्म है ये सारी क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो जब इन कांस्टेंट की टर्म रख के हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बुक में एक कांस्टेंट लिखा हुआ है दैट इज माइनस के। स्टूडेंट यहाँ पर माइनस की साइन है ना, इसको सारी वैल्यू को के बराबर रख दिया हमने, यानी कि कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पर हमारे पास एन स्क्वायर।
ठीक हो गया। अब इस k की वैल्यू कितनी है, तो स्टूडेंट्स इस k की वैल्यू है दैट इज -13 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी का फार्मूला हम ऐसे भी बनाकर लिख सकते हैं, माइनस और k की आप वैल्यू लिख दें दैट इज 13 और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और ये किस यूनिट में वैल्यू आएगी, दैट इज किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब अगर आपसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पूछें तो आप यहां पर n की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर सेम। अगर सेकेंड ऑर्बिट की पूछें तो यहां पर हम क्या करेंगे, n के लिए स्टूडेंट्स 2 लिख लेंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 2, और 2 का स्क्वायर करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। ये सिंप्लीफाई फार्मूला हमने लिख दिया, ठीक होगा उसमें। अब देखें, अब हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी को। तो आए पहले इसको डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी को हम कैलकुलेट करें। अब देखें, हमारे पास ये रहा स्टूडेंट्स न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसको मैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 1, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम 2 लिखते हैं, थर्ड के लिए 3, 4, 5। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट कहूं, फिर कहूं थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपको पता होनी चाहिए इनकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, सेकेंड ऑर्बिट की और थर्ड ऑर्बिट की। और कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, तो सिंपली हमारे पास फार्मूला एनर्जी का स्टूडेंट देखें, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के अपान एन स्क्वायर। ठीक है, और हमें के की वैल्यू पता है कि के बराबर है 13 किलो जूल पर मोल और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -13 और डिवाइड कर देंगे एन स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1, तो यहां पर हम 1 का क्या कर लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दैट इज किलो जूल पर मोल। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज 13 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट की अगर मैं आपसे पूछूं, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो सेकेंड के लिए स्टूडेंट सेकेंड के लिए n की वैल्यू कितनी रखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू यहां पर रखेंगे हम 2 और 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -328.25 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यानी कि सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हमारे पास आ गई -328.25 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की पूछूं स्टूडेंट, तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, -13 और डिवाइड बाय यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 145.92 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी पूछूं आपसे स्टूडेंट, ठीक है, तो फोर्थ के लिए n की वैल्यू कितनी रखेंगे स्टूडेंट, n की वैल्यू रखेंगे 4, दैट -13 और आप डिवाइड कर देंगे 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -82.08 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से अगर मैं फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी पूछूं आपसे, तो 13 और n की वैल्यू अभी कितनी रख देंगे स्टूडेंट 5 फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 52.53 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक हो गया, फोर्थ ऑर्बिट की कितनी आई है स्टूडेंट्स हमारे पास, फोर्थ की है हमारे पास है 82.08, आप कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट्स, यही सेम आएगी। इसी तरीके से फिफ्थ की -52.53 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्बिट की आप एनर्जी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इसीलिए। अब आए स्टूडेंट इसी पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं,
और हर एक एमसीक्यूज आपको एक नया कंसेप्ट देगा, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के एल शेल, देखिए फर्स्ट शेल होता है के और सेकंड शेल है एल और इस तरीके से एम। के लिए 1, एन की वैल्यू कितनी होगी 1 और एन के लिए 2 और ये इस तरीके से 3, यानी कि एल शेल सेकंड ऑर्बिट है। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, एनर्जी को फाइंड करने का फार्मूला -13 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, दैट इज किलो जूल पर मोल। ठीक, तो यहाँ पर -13 और n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, तो n 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज -328.25 किलो जूल पर मोल। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर टिक, मगर ये आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट गलत, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हो ऑप्शन में, तो आप फिर ये वाला फार्मूला नहीं बल्कि ये फार्मूला इस्तेमाल करेगा स्टूडेंट, दैट इज अ फार्मूला ऑफ एनर्जी -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो -13.6 Z हाइड्रोजन का हमें पता है 1 है, तो 1 का स्क्वायर और n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 4, 13.6 डिवाइड बाय 4, तो आंसर इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज अ राइट ऑप्शन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें सेकेंड एमसीक्यूज, व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन He+। हीलियम आयन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी अगर इफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम आयन में कितनी होगी। तो इसमें एनर्जी फाइंड करने का बस ये फार्मूला आप याद कर लें, -13.6 दैट इज अ Z² n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि हमें भी n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी 1, तो एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा -13.6 और यहाँ पर Z हीलियम के लिए Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे Z के बदले 2 का स्क्वायर और n हमारे पास क्या है 1, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 13.6 से, तो आंसर क्या आएगा दैट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हीलियम आयन। ये था सेकेंड एमसीक्यू। अब मूव करते हैं सेकेंड, और अब मूव करते हैं थर्ड एमसीक्यू। ये हमारे पास होगा थर्ड एमसीक्यूज और ये था फोर्थ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन, सपोज करो मैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एटम ड्राई कर रहा हूँ, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हमें पता है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, तो इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो इतनी फर्स्ट ऑर्बिट की, अगर हम किलो जूल पर मोल में लिखें तो -13 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन सपोज करो फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को हमें एटम में से, हाइड्रोजन में से रिमूव करना है, तो कितनी एनर्जी दें, जितनी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, तो आप क्या करें, इस एटम को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दें, या फिर आप
13 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी -13 किलो जूल पर मोल या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स? He प्लस आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो सर हीलियम के जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। कितनी है हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी? तो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम कहेंगे -13.6 और Z² और N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए हमें हीलियम के 13.6, Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 और N की वैल्यू यहाँ पर 1। ठीक है, तो 4 को -13.6 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है हीलियम के। ठीक है, तो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो जितनी एनर्जी होती है वही उसकी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हीलियम में से निकालना है तो इतनी एनर्जी आपको एटम को देनी पड़ेगी, प्लस में देंगे तो 0 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, तो अब तो इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में बंधा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर माइनस एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, और उसको प्लस में देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन से आज़ाद हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होगी जो 0 होती है। तो ये था हमारे पास MCQ नंबर 2। और अब अच्छा थर्ड देखें, स्टूडेंट थर्ड MCQ कह रहा है कि what is speed of electron in helium ion if hydrogen atom is, हाइड्रोजन एटम में ये है स्पीड 2.018 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो हीलियम में तो स्टूडेंट स्पीड का फार्मूला आप याद रख लें। स्पीड का फार्मूला है हमारे पास 2.018 × 10⁻6 Z डिवाइड बाय N मीटर पर सेकेंड। अब हम हीलियम की बात कर रहे हैं, तो हीलियम के लिए 0.18 10⁻6 Z की वैल्यू 2N1 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 4.026 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन। उसके बाद MCQ नंबर 4 है, दैट इज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या था? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, what is kinetic energy of electron in helium ion if hydrogen atom is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बताएं इलेक्ट्रॉन की हीलियम आयन में कितनी होगी अगर हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है ये वाला, दैट इज -13.6 Z² डिवाइडेड बाय N² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद कर लें तो आप काइनेटिक एनर्जी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हीलियम के लिए करनी है तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज -13.6, हीलियम के लिए Z एटॉमिक नंबर क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा और N की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें -13.6 से तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास ये फार्मूला है कि मोस्ट ऑफ MCQs जो है इस इक्वेशन से आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे। 13.6 Z² N² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज -2 13.6 Z² N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें स्टूडेंट यहाँ तक ये पूरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज -2
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी दी गई है इलेक्ट्रॉन की और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो आपको -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप पोटेंशियल एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब हम मूव कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। अब देखें इसमें, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, हमें पता है कि जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सपोज करें यहाँ पर ये सेकंड ऑर्बिट में है ना, सेकंड ऑर्बिट में अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये थर्ड में मूव कर जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी ऑर्बिट में आएगा और ये एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस, और ये रेडिएशन जो है स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं और इन पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। इन रेडिएशन को, या फिर आप इनको क्या कहें स्टूडेंट्स, क्वांटा कहें या स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहें। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये है अब फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी इसे हम कहेंगे E1 एनर्जी, और ये सपोज का सेकेंड ऑर्बिट और इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज़ E2 एनर्जी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम पढ़ के आए एनर्जी का फार्मूला। एनर्जी का कौन सा हमने फार्मूला ड्राइव किया है कि दैट इज़ -k × n²। ये हमने एनर्जी का फार्मूला ड्राइव किया। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करना। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, तो इन दो ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा ई, इतनी एनर्जी इमिट होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो अब डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो चेंज इन एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप क्या करें, E2 में से E1 माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास E2 और E1, सपोज करें ये हमारे पास E1 है। ठीक है, तो यहाँ पर N1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एनर्जी हमारे पास ये ऑर्बिट ये E1 है तो ये हमारे पास है E2, तो ये हमारे पास एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा -k और 1 ओवर यहाँ पर N2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया इसमें, तो यानी कि ये हमारे पास दो ऑर्बिट की एनर्जी आ गई, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट। डेल्टा ई चाहिए, डेल्टा ई, तो इस ऑर्बिट में से, इस ऑर्बिट वाली एनर्जी में से ये वाली माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास डेल्टा ई जो है वो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि -k, देखो k दोनों में है तो कांस्टेंट करके लिखते हैं, 1 ओवर n² माइनस 1 ओवर। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन निकाल के कर सकते हैं। बहरहाल आप ये याद रखेंगे डेल्टा ई का अभी जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा चेंज इन एनर्जी का, दैट इज -k 1 अपान n2² और -1 अपान n1²। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। हमने प्लांक्स क्वांटम इक्वेशन थ्योरी पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि डेल्टा ई जो है चेंज इन एनर्जी दैट इक्वल टू h न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास दैट इज डेल्टा ई, और ये h यहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आके क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा चेंज इन एनर्जी एंड h। चेंज इन एनर्जी का फार्मूला ये रहा हमारे पास, तो मैं फ्रीक्वेंसी का जी फार्मूला हमारे पास बन जाएगा चेंज इन एनर्जी, ऊपर लिखेंगे डेल्टा ई ओवर h। ठीक है क्या स्टूडेंट, अब डेल्टा ई किसके बराबर है, ये रही डेल्टा ई की इक्वेशन हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारे पास -k 1 × n2² माइनस 1 × -1 अपान n1², और यहाँ पर h के नीचे यहाँ पर आ जाएगा ये ये डेल्टा ई की वैल्यू आ गई और डेट डिवाइडेड बाय ये h। ये होगा हमारे पास स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन। सही है, तो k क्या है, k हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमने अभी एनर्जी में ड्राइव की थी कि ये हमारे पास बराबर है -13 किलो जूल पर
मोल इसकी वैल्यू है, ठीक है। और H प्लांट्स कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है। और अब अगर आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर वो फोर्थ से थर्ड में गिरा या सेकंड में, फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताएं, फ्रीक्वेंसी बताएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है हमारे पास। हायर ऑर्बिट कौन सा है, ये हायर ऑर्बिट है, और ये कौन सा है, लोअर ऑर्बिट, ठीक है। हायर है हमारे पास फोर्थ और लोअर क्या है, सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमसे पूछ रहे हैं K/H, और यहाँ पर ये N2 यानी कि हायर 4 का स्क्वायर माइनस 1 लोअर सेकंड है, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे प्लांक्स इक्वेशन लिखा के, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स वेव नंबर, अगर मैं वेव नंबर को डिफाइन करूं तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है। और वेव नंबर को म्यू बार से शो करते हैं, न्यू बार से, और इसका यूनिट मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स लिखते हैं या मिलीमीटर इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। और फार्मूला क्या है, तो वेव नंबर का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, सी यहाँ पर किसको शो कर रहा है, दैट इज अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ के आए हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, ये रहा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख लेंगे ऊपर हम इसके बदले, तो दैट इज -K डिवाइडेड बाय H और N2 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर, ठीक है। और ये स्पीड C, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेव नंबर का फार्मूला, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये K भी कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज अ K, और H प्लांक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है, हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। तो ये तीनों कांस्टेंट यहाँ पर मिलकर एक नया कांस्टेंट क्रिएट करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स रेडबर्ग कांस्टेंट, लिखते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसको RH से शो करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इक्वल टू 1.09678 × 10⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। ये रेड, तो इस पूरे के बदले हम रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज वेव नंबर इक्वल टू RH, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड दैट डिवाइड बाय 1/N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। तो ये वेव नंबर का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। तो RH के बदले आप इस RH की वैल्यू लिख दें, दैट इज 1.09678 × 10⁷ और 2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट कौन सा लिखना है, मीटर इनवर्स। तो ये भी फार्मूला हो जाएगा वेव नंबर का, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया, उसके वेव नंबर फाइंड करो, तो फोर्थ ऑर्बिट RH की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कहाँ से गया, फोर्थ, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लेंगे, कौन से ऑर्बिट में गया है, फर्स्ट में, तो यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 4 यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 को और 1 को यहाँ से इसका एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास वेव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्कस की, उसके बाद हमने एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी इमिट होती है, उसे हम क्वांटा या रेडिएशन कहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस फार्मूले से हम उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेक केयर, स्टडी करते रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।